अच्छा स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करें चैप्टर 6 से। और चैप्टर 6 का एक बहुत आसान टॉपिक है नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर सिंपल हम नेमिंग को कहते हैं। जब हम कंपाउंड्स के नेम दे रहे होते हैं तो इस मेथड को हम नोमेनक्लेचर कहते हैं। ठीक है, नोमेनक्लेचर अगर हम पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हर साल इसका एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है जिसके अंदर आपके पास 5 कंपाउंड्स दिए हुए होते हैं और उनकी हमें नेमिंग करनी होती है। हर एक कंपाउंड का नेम जो है वो आपने 1 मार्क के लिए लिखना होता है। तो इस तरह से आपके पास 5 नेमिंग आती हैं। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। नोमेनक्लेचर आपके पास चैप्टर 6 के अंदर, चैप्टर 7 के अंदर, चैप्टर 8 के अंदर और चैप्टर 9 के अंदर इंक्लूड है। इन 4 चैप्टर से नोमेनक्लेचर आपके पास कंबाइन होके आता है। ऑर्गेनिक पोर्शन की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। अच्छा, नोमेनक्लेचर में आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कि कहीं ना कहीं पढ़ रहे होंगे और जिन्होंने चैप्टर 6 पढ़ लिया होगा, ठीक है, उन्हें तो आता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो या तो होम ट्यूशन पढ़ रहे हैं या जो अभी बिल्कुल स्टडी नहीं कर रहे, या वो किसी ऐसे कोचिंग में पढ़ रहे हैं जिन्होंने अभी चैप्टर 6 स्टार्ट नहीं किया है। तो उनके लिए मैं बिल्कुल इनिशियल लेवल से नोमेनक्लेचर स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, कोर्स ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं या टॉपिक ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें कवर करनी है। सो पहला ऑब्जेक्टिव आपके पास है ट्राइवियल और कॉमन नेमिंग। तो आपको ये पता होना चाहिए ट्राइवियल या फिर कॉमन नेमिंग क्या होती है। सेकंड, मॉडिफिकेशन इन नेमिंग। हमें ट्राइवियल या फिर कॉमन नेमिंग के अंदर मॉडिफिकेशन क्यों लानी पड़ी। अब हम ट्राइवियल या कॉमन नेमिंग को यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, अब जो सिस्टम हम यूज़ करते हैं वो IUPAC है। फिर कौन कौन सी प्रीफिक्सेस हैं जो कि हम यूज़ करते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के लिए। एक एक करके हम इसे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। फिर आपके पास सुफिक्स हैं जो कि आप बॉन्ड्स के लिए यूज़ करते हैं, सिंगल बॉन्ड के लिए, डबल बॉन्ड के लिए और ट्रिपल बॉन्ड के लिए। चैप्टर 6 में तो फिलहाल यही 3 बॉन्ड्स हैं आपके पास और यही 3 फंक्शनल ग्रुप्स हैं। फिर उसके बाद है आपके पास कन्वर्जन ऑफ कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चरल फार्मूला इनटू सिंपल चेन। जो भी आपको कंपाउंड दिया हुआ होगा उसके अंदर एक चेन जो है वो क्लोज फॉर्म में भी हो सकती है। सर्टेन टाइप्स के ब्रैकेट्स वहाँ पे यूज़ हो सकते हैं। उन्हें आपने किस तरह से ऑपरेट करना है, उसे ऑपरेट करके आप किस तरह से उसे ओपन चेन में लिखेंगे। सो आपको ये भी आना चाहिए। जब हम ये सारे ऑब्जेक्टिव्स कवर कर लेंगे तो फिर हम अगले लेक्चर में देखेंगे कि हम अल्कीन की नेमिंग कैसे कर रहे हैं, फिर इस तरह से हम अल्कीन की और फिर इस तरह से हम अल्काइन की। फिर उसके बाद हम टॉपिक्स पे आना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो ट्राइवियल या फिर कॉमन नेमिंग क्या होती है। बेटा, ट्राइवियल या कॉमन नेमिंग हम ऐसी नेमिंग को कहते हैं जो कि आपके पास ओरिजिन की बेस पे होती है। फॉर एग्जांपल, जो चीज़ जहाँ से मिली है हमने उसका नाम उसकी बेस पे रख दिया। तो यहाँ पे वो डेफिनेशन आपसे क्या कह रहा है, द टाइप ऑफ नोमेनक्लेचर नेमिंग इन विच ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर नेम्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की अगर हम नेमिंग करते हैं उनके ओरिजिन की बेस पे, इसका मतलब जो कंपाउंड जिस जगह से मिल रहा है उस जगह के लिहाज से हमने उसका नाम रख दिया। ठीक है, इसमें इनऑर्गेनिक में मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O है। ठीक है, ये हमें पेरिस में मिलता था और पेरिस में मिलने पे ये जो पहाड़ होते हैं वहाँ पे जाके जम जाता था। तो हमने उस केमिकल का नाम रख दिया प्लास्टर ऑफ पेरिस। सो ये आपके पास ट्राइवियल या फिर कॉमन नेमिंग है। जो चीज़ जहाँ से मिलती है अगर हम ना उसका नाम उसी ओरिजिन पे रख देते हैं तो फिर हम उसे कहते हैं ट्राइवियल या फिर कॉमन नेमिंग। अब कुछ कंपाउंड्स मैं आपके सामने डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे आपके पास मीथेन है। मीथेन को हम पहले मार्श गैस भी कहते थे। मार्श गैस, देखें, मार्श जो है ना हम यूज़ करते हैं दलदली इलाकों के लिए। तो मीथेन हमें दलदली इलाकों में मिलती थी इसलिए हमने मीथेन का नाम क्या रख दिया, मार्श गैस। अब जब हम फर्दर स्टडी कर रहे थे तो हमें पता लगा कि भाई ज़रूरी थोड़ी है कि दलदली इलाकों में या दलदली जगह पे सिर्फ मीथेन हो। अब एक से ज़्यादा कंपाउंड्स अगर आपको एक पर्टिकुलर एरिया में मिल रहे हैं, एक पर्टिकुलर जगह से मिल रहे हैं, तो आप क्या 10 का एक ही नाम रखेंगे। तो इसका मतलब जब तक कंपाउंड्स कम थे तब तक तो ये नेमिंग सुटेबल थी। लेकिन जैसे जैसे कंपाउंड्स बढ़ना शुरू हो गए, अब बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जो कि एक ही जगह से निकल रहे हैं। ठीक है, आप उन्हें किसका नाम देंगे। तो फिलहाल जब तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिस्कवरी में इतनी खास नहीं थी, कंपाउंड्स इतने ज़्यादा डिस्कवर नहीं हुए थे, तो जब तक तो ट्राइवल या फिर कॉमन नेमिंग काम कर रही थी। लेकिन जब कंपाउंड्स बहुत सारे डिस्कवर हो गए और बहुत सारे कंपाउंड्स ऐसे थे कि जो कि एक ही जगह से मिल रहे थे, अब उन सारे कंपाउंड्स का नाम हम एक ही तो रख नहीं सकते थे क्योंकि उन सबकी नेचर अलग अलग थी। ठीक है, तो बहुत सारे कंपाउंड्स का ओरिजिन सेम था इसलिए उनके एक ही नाम हम नहीं रख सकते थे, इसलिए ट्राइवल या फिर कॉमन नेमिंग फेल हो गई यहाँ पे। इसी तरह से आपके पास और भी एग्जांपल्स हैं। मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल हम कच्ची शराब को कहते हैं। ये आपको मिल रही थी लकड़ी से। जब हम लकड़ी को जलाते हैं, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं, ये सब आप पढ़ेंगे डिटेल के अंदर।
ठीक है, मैं अगर इतनी स्पीडली इसे बोल रहा हूँ तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये सिलेबस मेरे हाथों से कोई बहुत सारी दफ़ा गुजर चुका है। आप अभी स्टार्ट हैं, बिल्कुल स्टार्ट पे हैं, जब आप भी इसे पढ़ लेंगे, स्टडी कर लेंगे, लर्न कर लेंगे, तो आप भी इंशाल्लाह इसी तरह से बोलेंगे। सो मिथाइल अल्कोहल जो है उसे हम वुड स्पिरिट कहते थे। क्यों कहते थे वुड स्पिरिट? क्योंकि ये लकड़ी में मिलता था, हम लकड़ी को जलाते थे तो हमें एक केमिकल मिलता था जिसे हम नाम दे देते थे वुड स्पिरिट का। तो ये भी लकड़ी से मिल रहा था, इसलिए हमने उसे वुड स्पिरिट कह दिया। अब हमें पता लगता है कि लकड़ी से तो पता नहीं कितनी सारी चीज़ें मिलती हैं, तो अब हम सबको तो वुड स्पिरिट कह नहीं सकते। इसी तरह से एसिटिक एसिड को हम विनेगर कहते थे, ठीक है, क्योंकि सिरके में मिलता था। एसिटिक जो विनेगर है, आपके पास सिरका है, उसके अंदर एसिटिक एसिड तकरीबन 4 to 7% होता है, बाकी आपके पास वाटर का कंटेंट होता है। तो सिंपल, जो चीज़ जहाँ मिलती थी उसे हमने उसी जगह के लिहाज से नाम दे दिया, सिंपल, और कुछ नहीं है। अब इस नेमिंग के अंदर मॉडिफिकेशन की नीड क्यों है, ये अभी मैंने आपसे थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया। क्योंकि मल्टीपल कंपाउंड जैसे थे जिनका ऑरिजिन एक ही था, एक ही जगह से मिलने वाले कंपाउंड्स को हम मल्टीपल नाम नहीं दे सकते थे, मजबूरी हम उन्हें एक ही नाम देना पड़ता अगर हम ट्राइवल या फिर कॉमन नेमिंग को फॉलो करते। तो इसलिए हमें समझ आ गई, जब डिस्कवरी बहुत आगे निकल गई तो हम समझ गए कि हमें ओरिजिन की बेस पे सारे नाम हम नहीं दे सकते, हमें उसका कोई ना कोई फॉर्मूला बेस नेम देना पड़ेगा। सो मॉडिफिकेशन इन नोमेनक्लेचर को भी देख लीजिए। इंक्रीज इन द नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रैपिडली, जब आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बहुत तेजी से बढ़े तो यहाँ पे नेमिंग के अंदर एक प्रॉब्लम आ गई। सिंपल, अगेन वही रीजन है, क्योंकि सबका ओरिजिन सेम था, लकड़ी में 10,000 चीजें मिल रही हैं, आप उसे किस किस का नाम दोगे? एक ही वुड के लिहाज से अगर आप नाम रख रहे हो तो कितने कंपाउंड्स का नाम रखोगे? मजबूरन आपको केमिकल फॉर्मूले पे आना पड़ेगा। अच्छा, एक वजह और ये भी है कि जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हुई थी तो उस वक्त हमारे पास जो कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर थे वो डिस्कवर नहीं थे। बिल्कुल से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हुई थी तो हमें पता ही नहीं था कि इसका फॉर्मूला क्या है और इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। जब हमें स्ट्रक्चर्स ही नहीं पता थे, हमें फार्मूलाज नहीं पता थे, तो हम उनका केमिकल नेम भी नहीं रख सकते थे। तो मजबूरन जो चीज़ जहाँ से मिलती थी उसे हमने उसी के लिहाज से नाम दे दिया। जैसे अभी अगर मैं आपको एक नाम बताऊं, फॉर्मिक एसिड, तो फॉर्मिक एसिड एक एसिड है। अब फॉर्मिक एसिड का हम नाम ये क्यों रखते हैं? क्योंकि जब चूटी काटती है तो चूटी के स्लाइवा के अंदर फॉर्मिक एसिड, एक एसिड होता है जो कि रेडनेस कॉज कर देता है। तो चूटी को हम ग्रीक में फॉर्म कहते हैं। तो क्योंकि वो एसिड चूटी में मिलता था इसलिए हमने उसका नाम रख दिया फॉर्मिक एसिड। तो पहले हम नेमिंग कुछ और तरह से करते थे, लेकिन अब हमारे पास क्योंकि स्ट्रक्चर्स डिस्कवर हो चुके हैं और नंबर ऑफ कंपाउंड्स बहुत सारे हैं, इस वजह से मजबूरन हमें केमिकल नेम्स पे आना पड़ा। टू फिर वो आपसे कह रहा है टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अ मीटिंग ऑफ केमिस्ट इज हेल्ड इन जेनेवा। एक केमिस्ट की बहुत बड़ी मीटिंग सेट हुई थी जेनेवा के अंदर। जेनेवा एक शहर का नाम है, जर्मनी का एक शहर है, वहाँ पे एक मीटिंग सेट हुई थी और वहाँ पे हमने जितने भी पॉइंट डिस्कस किए थे उन पॉइंट्स को हम कह देते हैं जेनेवा सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। उसमें हमने जितने भी रूल्स बनाए थे नेमिंग के, जो स्टैंडर्ड बनाया था, वो आपके पास कहला देता है सिंपल जेनेवा सिस्टम। फिर कुछ टाइम के बाद जेनेवा सिस्टम भी फेल हो गया, क्योंकि स्टार्ट का प्रोसेस था, बहुत सारी चीज़ें हमें बाद में पता लगी। तो फिर एक और मीटिंग हेल्ड हुई, ठीक है, जो कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट्री के अंडर एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंडर ही काम हुआ था। तो इस नेमिंग को हम नाम दे देते हैं आईयूसी, आईयूसी नेमिंग ऑफ सिस्टम। फिर इसके अंदर भी कुछ ना कुछ फॉल्ट्स आए और फिर हमने फर्दर इसके अंदर इम्प्रूवमेंट की और फिर हमने उसे एक नया नाम दे दिया आईयूपेक। आईयूपेक की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। देखें, एक बात आप और याद रख लीजिए, जब भी हम पढ़ लेते हैं, अक्सर हम बहुत पढ़े लिखे होते हैं लेकिन हमारी प्रोनाउंसिएशन अच्छी नहीं होती। तो प्रोनाउंसिएशन को भी साथ साथ ठीक कर लीजिए। अगर आप इसे पढ़ते हैं IUPAC, बहुत सारे टीचर्स हैं, यहाँ तक कि आप तो स्टूडेंट हैं, बहुत सारे टीचर्स इससे पढ़ रहे होते हैं IUPAC। IUPAC से पढ़ना गलत है, इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो आईयूपैक है। इसीलिए देखें बुक के, यहाँ तक कि बुक के अंदर भी आई के बाद डॉट है, यू के बाद डॉट है, पी के बाद भी डॉट है, ए के बाद भी डॉट है और सी के बाद भी डॉट है। तो सिंपल, जो सिर्फ इंटर की बुक्स को फॉलो करता है वो तो इसे यही पढ़ेगा IUPAC, लेकिन जो हायर स्टडीज़ करता है, फर्दर पढ़ लेता है, तो उसे पता लग जाता है इंटरनेशनल बुक्स के अंदर वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो IUPAC है, IUPAC नहीं है। तो कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन होती हैं जो कि आपको दूसरों से अलग करती हैं, तो कोशिश कीजिएगा कि थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज भी हासिल करना शुरू कर दें, यही आपको मार्केट में हाईलाइट करेगी। फिर वो कौन कौन सी प्रीफिक्सेस हैं जो हम कार्बन एटम्स के लिए यूज़ कर रहे हैं? अगर आपके पास देखें, ये सब वो बेसिक है जो कि आपके पास चेन में काम आएगी,
क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने चैप्टर 6 बिल्कुल पढ़ा ही नहीं होगा, तो इसलिए मैं बहुत बहुत स्टार्ट से और बहुत तमीज़ से आपको पढ़ा रहा हूँ। अगर आपके पास कार्बन की क्वांटिटी 1 है, पूरे कंपाउंड में कार्बन आपको सिर्फ 1 नज़र आ रहा है, तो आप उसके लिए जो प्रीफिक्स यूज़ करेंगे वो मीथ की करेंगे। ठीक है, प्रीफिक्स का मतलब जो नेम के स्टार्ट में आता है, ठीक है। सुफिक्स का मतलब जो नेम के लास्ट में आता है। तो जो प्रीफिक्स आप यूज़ करेंगे वो होगी मीथ। बहुत सारे बच्चों को ये पता होगा, जिसके अंदर 2 कार्बन है उसके लिए हम यूज़ करेंगे ईथ, फिर 3 के लिए हम प्रॉप यूज़ करते हैं, 4 के लिए हम ब्यूट यूज़ करते हैं, 5 के लिए हम पेंट यूज़ करते हैं, इस तरह से 6 के लिए हम हेक्स, 7 के लिए हम हेप्ट यूज़ करते हैं और 8 के लिए हम ऑक्ट यूज़ करते हैं। ये सारी की सारी नेमिंग आपको आनी चाहिए, सारी की सारी प्रीफिक्स आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि अगले लेक्चर में जब हम अल्कीन की नोमेनक्लेचर कर रहे होंगे तो मैं बोलूँगा C4 था तो इसे हम ब्यूट कह देते हैं, तो फिर आप बोलेंगे कि ब्यूट कहाँ से आ गया। तो आपको पता होना चाहिए कि ये सारी प्रीफिक्सेस हैं जो कि यूज़ होंगी। इसी तरह से अगर हम C9 की बात करते हैं तो C9 को हम कहते हैं नॉन, C10 को हम कहते हैं जैक। अच्छा, बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं कि अगर आप उनसे पूछेंगे यहाँ पे अगेन कि C11 को हम क्या कहते हैं तो उन्हें खुद नहीं पता होगा। तो फिर मैं आपसे यही बात कह रहा हूँ कि आप अपनी नॉलेज थोड़ी सी बढ़ाएं, यही नॉलेज आपको मार्केट में हाईलाइट करेगी। आपको पता होना चाहिए, देखो ज़रूरी नहीं है अगर सिलेबस में 10 तक है तो आपको भी 10 तक पता हो, ठीक है। कुछ बातें आपने एक्स्ट्रा पढ़नी है मार्केट कॉम्पिटिटिव बनने के लिए। तो C11 का भी मेरे हिसाब से आपको याद होना चाहिए। C11 को हम कहते हैं अनडेकर, ठीक है। C12 को हम कहते हैं डूडेका। 11 के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं अनडेका, 12 के लिए डूडेका। उसके बाद सेम है, 3 के लिए हम ट्राईडेका। इसी तरह से अगर 14 है तो फिर टेट्राडेका, और 15 है तो पेंटाडेका, इसी तरह से 16 है तो हेक्साडेका, और फिर 17 होता तो हेप्टाडेका, ऑक्टाडेका, फिर नॉनाडेका। ठीक है, इस तरह से आप कंटिन्यू कर देंगे इसको। अच्छा, फिर उसके बाद देखें, ये मैं बहुत तेज़ी से पढ़ा रहा हूँ आपको। देखिए आपके पास एक रिकॉर्डेड लेक्चर होगा, सिंपल आप क्या करेंगे, आप उसे बार बार पोस्ट करके ये सारे नाम्स नोट कर लेंगे जिनके पास ये लिखे भी नहीं है। और मुझे इतनी श्योरिटी है कि 11 और 12, 13, 14 ये तो आपको पता ही नहीं होंगे, तो जिन्होंने पहले पढ़ा हुआ भी है वो इस चीज़ को नोट कर लें। ये टोटल नेमिंग अभी तक लास्ट टाइम जो मैंने चेक की थी वो C132 तक आ चुकी है, ठीक है। लेकिन कुछ कीवर्ड्स यही हैं, बाकी सब यही रिपीट होती रहती है। तो एटलीस्ट आप इसे याद कर लीजिएगा, कम से कम 12 तक तो आपको पता होनी चाहिए। फिर कौन कौन सी सुफिक्स हैं जो कि हम टाइप ऑफ बॉन्ड के लिए यूज़ करते हैं। हमारे पास टोटल 3 ही बॉन्ड्स हैं इस चैप्टर के लिहाज से। अ, एक आपके पास कहलाता है सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो अगर आपके पास पूरी चेन के अंदर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो आप क्या यूज़ करेंगे, एन। मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया है, ये देखें, यूज़ ऑफ एन। आप कौन सी सफिक्स यूज करे होंगे, एन, अगर इफ देयर इज ओनली सिंगल बॉन्ड इज प्रेजेंट, अगर पूरी चेन के अंदर, पूरे कंपाउंड के अंदर सिर्फ सिंगल बॉन्ड होगा, ठीक है। आप इन यूज करेंगे अगर एक भी डबल बॉन्ड आपको नजर आ जाता है, तो लिखा हुआ है इफ देयर इज एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट। अगर एक भी डबल बॉन्ड आपको पूरे कंपाउंड के अंदर नजर आ जाता है तो आप सुफिक्स चेंज कर देंगे और आप उसकी जगह क्या यूज करेंगे, इन। इसी तरह से अगर आपको एटलीस्ट एक भी ट्रिपल बॉन्ड नजर आता है तो फिर आप उसकी जगह पे क्या यूज करेंगे, आइन। ठीक है, आपके पास लेक्चर रिकॉर्डेड है, आप इसे बार बार देख सकते हैं। तो आप इसे बार बार पोस्ट करके लिख भी लीजिएगा जिन्हें नहीं पता। सिंगल बॉन्ड के लिए हम एन कहते हैं, डबल बॉन्ड के लिए हम इन यूज करते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम आइन यूज करते हैं। देखिए ये मैंने आपको स्ट्रक्चर भी दिखा दिया जो बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, जिन्होंने पहले नहीं पढ़ा है उनके लिए। देखिए पूरे स्ट्रक्चर में कहीं भी आपको डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड नजर नहीं आएगा, सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो आप इसे किसका नाम देंगे, एन का। आप यहाँ पे जो सफिक्स यूज करेंगे वो कौन सी होगी, एन। इसी तरह से देखिए ये कंपाउंड है, इसके अंदर सिंगल बॉन्ड्स भी हैं लेकिन ये देखिए डबल बॉन्ड भी है। तो अगर डबल बॉन्ड आ जाता है तो आप वर्डिंग इन ही यूज करेंगे। इसी तरह से अगर आपको ट्रिपल बॉन्ड नजर आ जाता है, ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है देखिए इसके अंदर आपको वाज़ेह तौर पे ट्रिपल बॉन्ड नजर आ रहे हैं, तो जब आपको ट्रिपल बॉन्ड नजर आ जाए तो आप वर्डिंग यूज करेंगे आइन। अब जब हम नॉर्मल क्लेचर कर रहे होंगे तो कुछ केसेस ऐसे भी आएंगे जिनके अंदर डबल बॉन्ड भी होगा और ट्रिपल बॉन्ड भी होगा। तो वो जब केस आएगा तो मैं आपको वहाँ पे भी थोड़ा सा हाईलाइट कर दूंगा कि आपने इस चीज़ को इस तरह से डील करना है। बस आप सिंपल अभी ये याद रख लीजिए, अगर कंपाउंड के अंदर सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं तो वो एन है, अगर कंपाउंड्स के अंदर एक भी डबल बॉन्ड नज़र आता है तो वो इन है, और अगर कंपाउंड के अंदर एक भी ट्रिपल बॉन्ड नज़र आ रहा है तो वो आइन है, ठीक है। फिर आपको ये पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसमें अक्सर करके गलतियां करते हैं पेपर के अंदर, आपको यही नहीं पता होता कि आप चेन को खोल के कैसे लिखेंगे।
तो नेमिंग तो आप सही कर लेते हैं, लेकिन चेन आपको खोलनी नहीं आती। तो चेन को खोलना भी सीख लें कि चेन को खोलते कैसे। मैं आपको नेमिंग नहीं सिखा रहा आज, मैं आपको अगले लेक्चर में सब बताऊंगा। ये देखें फॉर एग्जांपल ये कंपाउंड है। अच्छा, अगर आप इसे गौर से देखें तो ऑलमोस्ट पूरी चेन ठीक है, बस एक जगह है, ये देखें। अगर हम इसकी बात करें, ठीक है, ओपन लिखा हुआ है, ये देखें, ये CH2 भी ओपन है, ये CH3 भी ओपन है। लेकिन अगर आप गौर करें इस CH2 के ऊपर, तो यहाँ पे एक ब्रैकेट है, ऐसे ही यहाँ पे आप ब्रैकेट है। आप इसकी नेमिंग डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप MCAT ECAT के स्टूडेंट हैं तो, क्योंकि हमें सॉल्यूशन भी शो करना पड़ता है, तो मजबूरी है आपने इस चेन को खोल के लिखना है। तो आप इस चेन को खोल के कैसे लिखेंगे, याद रखिएगा, जब भी आपके पास ब्रैकेट के अंदर CH2 आएगा। देखिए अभी आपके पास ब्रैकेट के अंदर CH2 है, ठीक है, और ब्रैकेट के बाहर आपके पास क्या है, 2। तो CH2 आपके पास 2 दफ़ा है। ये चीज़ आपको ये बता रही है कि CH2 आपके पास कितनी दफ़ा है, 2 दफ़ा। जब भी कभी ऐसा होगा कि ब्रैकेट के अंदर आपके पास CH2 होगा, तो आप सिंपल कंपाउंड्स को लाइन से जोड़ देंगे। जैसे ये देखें, ये CH3 था, बिल्कुल एज इट इज आ गया। CH2 आपके पास 2 दफ़ा थे, तो एक दफ़ा ये लिख दिया, और ये देखिए एक दफ़ा ये लिख दिया। ये कर्सर मूव कर रहा है मेरा, आप इसे नोट कर लीजिएगा। ये देखिए यहाँ एक CH2 था, वो ऐसे ही आ गया, और फिर ये CH3 था, तो ये भी ऐसे ही आ गया। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक और स्ट्रक्चर है, अब CH3 है, CH2 है, फिर ब्रैकेट आ गया। जब भी ब्रैकेट आएगा आप ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, और देखें अब की दफ़ा CH2 आपके पास 3 दफ़ा है, लेकिन है तो CH2। बस जब भी CH2 आएगा आप उसे लाइन से अटैच करते हुए चले जाएंगे। तो सिंपल आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखें ये आपके पास था CH3 पहला वाला, उसके बाद देखें CH2 आपके पास 3 दफ़ा है, तो CH2 को मैंने 1, ये 2 और ये 3, तीनों दफ़ा लिख दिया, ये आ गए 3 CH3, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास CH2 है, और फिर ये आपके पास CH3 है। सो बस जब भी ब्रैकेट के अंदर CH2 आएगा, तो आप याद रखिएगा कि आपने चेन को लाइन से जोड़ते हुए चले जाना है। अब अगला केस देखिए। फॉर एग्जाम्पल अब ब्रैकेट के अंदर आपको उसने CH3 लिखा हुआ दे दिया। अगर आप यहाँ पे गौर से देखें, मैं मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे, ये देखें, ये देख रहे हैं आप, अब ब्रैकेट के अंदर ये देंगे 3 लिखा हुआ है। पहले ब्रैकेट के अंदर आपके पास 2 लगा हुआ था, जब भी 2 होगा आप उसे लाइन से अटैच कर देंगे। लेकिन जब भी आपके पास ब्रैकेट के अंदर 3 लगा हुआ है, अब आप क्या करेंगे, अब आपने अप एंड डाउन या लेफ्ट एंड राइट पे अटैच अटैच करने में आपको बताता हूँ आसान अल्फाजों में। देखिए जिसके साथ ये लगा हुआ होगा ना, अभी देखें ब्रैकेट के बाद क्या है, CH, इसके मतलब CH के साथ ये CH3 लगा हुआ है, और ब्रैकेट के बाहर जो नंबर है वो आपको बताएगा कि कितने टाइम्स लगा हुआ है। तो ब्रैकेट के बाहर देखें 2 है, इसका मतलब ये CH3 2 दफ़ा है, ठीक है। अगर मेरी स्पीड बहुत तेज़ हो जाती है तो आप इसे रिवाइंड करके दोबारा देख लीजिएगा, कोई इशू नहीं है इसमें। तो यहाँ पे देखें CH3 आपके पास 2 दफ़ा गिवन है, ठीक है, इसका मतलब ये CH के साथ 2 दफ़ा CH3 लगे हुए हैं। अब ब्रैकेट के अंदर अगर कभी भी CH3 है, तो आप उसे लाइन से नहीं जोड़ेंगे, आप उसे ऑल्टरनेटली जोड़ेंगे, आप उसे आगे पीछे ऊपर नीचे लगा देंगे। मैं आपको शो करता हूँ इसे आपने सॉल्व कैसे करना है। देखें आप क्या करेंगे, सिंपल ये देखें, ये रहा, मैं ऐसे लाइन से भी मेंशन कर देता हूँ, ये देखें, ये यहाँ से ले लेते हैं, ये देखें, ये आ गया CH3 बिल्कुल एज इट इज, ये आ गया CH2, ठीक है, फिर एक और CH2 है, ये आ गया, फिर देखें CH है, ठीक है, CH आपके पास ये रहा, ये रहा CH, ये रहा CH, और इस CH से पहले आपके पास 2 CH3 थे, तो एक हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। दोनों में एक साथ नहीं लगा सकता, देखें CH3 फिर CH3 नहीं लिख सकता, तो आपने ऑल्टरनेटली लिखना है। तो CH लिखने के बाद आप ऑल्टरनेटली CH3 लगा रहे होंगे। तो एक हमने ऊपर लगा दिया, भाई देखें सबस्ट्रेट हमारे पास जो केमिकल हमारे पास था जिनके ऊपर ये लगे हुए थे वो क्या थे, वो केमिकल आपके पास यहाँ मैं मेंशन कर देता हूँ। ये देखें, ये दोनों ये किसके साथ लगे हुए हैं, ये CH के साथ लगे हुए हैं ना, तो देखें ये CH तो एज इट इज आ गया, ये CH तो एज इट इज आ गया। अब इसके पास 4 पोजीशंस होती हैं, ऊपर भी, पीछे भी, नीचे भी, और आगे की तरफ भी। आगे की तरफ तो देखें इसके साथ चेन जुड़ी हुई है, देखें आगे की तरफ पूरी चेन जुड़ी हुई है, ऐसा ही है।
लेकिन इससे पीछे तो जगह है, तो इससे पीछे हमने एक CH3 लगा दिया, इसके ऊपर हमने एक CH3 लगा दिया। आपने दो ही लगाने थे, अगर तीन लगाने होते तो फिर हम एक नीचे भी लगा देते CH3। ठीक है। जब मैं आपको नोमेनक्लेचर करना सिखा रहा हूँ, अभी तो मैं सिर्फ आपको थोड़े बहुत रूल्स बता रहा हूँ कि आपने चेन कैसे ओपन करनी है, क्या यूज करना है, क्या यूज नहीं करना। तो जब मैं आपको नेमिंग एग्जैक्टली करवा रहा हूँ तो मैं आपको दोबारा रिपीट कर दूंगा कि अगर ऐसा स्ट्रक्चर होगा तो आपने क्या करना है, तो थोड़ा बहुत आप वहां भी सीख लेंगे। एक और एग्जाम्पल देखिए। फॉर एग्जाम्पल अब देखें, अभी भी आपके पास CH3 है, कंपाउंड नजर आ रहा है आपको, देखें अभी भी आपके पास CH3 है, लेकिन अब CH3 की क्वांटिटी देखें 3 है। ऐसा ही है? अब CH3 की क्वांटिटी आपके पास 3 है। अ, अगर मैं आपको मेंशन कर दूं, ये देखें, अभी भी CH3 है, लेकिन देखें CH3 है कितने, CH3 आपके पास 3 है। और लगे हुए किसके साथ हैं ये सारे के सारे CH3 देखें आगे वाले अल्फाबेट के साथ होते हैं, आगे वाले ग्रुप के साथ होते हैं। तो देखें आगे वाला ग्रुप कौन सा है, इसमें कार्बन है। तो अब कार्बन के साथ 3 CH3 लगे हुए हैं। अगर यहाँ पे CH2 होता आप लाइन से जोड़ देते, लेकिन यहाँ पे CH3 है क्योंकि, इसलिए आप ऑल्टरनेटली लगाएंगे, ऊपर नीचे पीछे आगे अगर जगह है तो। ठीक है। तो अब आप इसे कंटिन्यू करते हैं दोबारा, ये देखें। ठीक है। अच्छा, तो आपने लगाने थे देखें 3 CH3 ना, तो ये देखें बिल्कुल, ये जो CH3 है यहाँ आ गया, इसी तरह से ये वाला CH2 यहाँ आ गया, ये वाला CH2 ये आ गया आपके पास, ये जो C है वो यहाँ आ गया। ये H बाय मिस्टेकन लग गया है, इस H को मैं रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। तो एक सेकेंड, इस H को हम रिमूव कर देते हैं। ये रहने दीजिए, चलिए मैं इसे रिमूव कर देता हूँ। ड्रॉ में लगाते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं, यहाँ पे H नहीं है, ये H मिस प्रिंटिंग हो गई है। ठीक है। सो ये जो C था आपके पास, ये C बिल्कुल एज इट इज आ गया है। ठीक है। उसके पीछे देखें 3 CH3 लगे हुए हैं। CH3 कितनी दफ़ा है आपके पास, CH3 देखें 3 दफ़ा है। ऐसा ही है? तो देखें, ये एक CH3 हमने ये लगा दिया, एक CH3 देखें ऊपर लगा दिया, और देखें एक CH3 हमने नीचे लगा दिया। तो ये तीनों ही पोजीशंस खाली थी, हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। तो सिंपल, जब भी ब्रैकेट के अंदर CH3 होगा तो आप इसे ऐसे अरेंज करेंगे। ठीक है। अब एक लास्ट केस भी देख लीजिए। अगर आपके पास C2H5 आ जाता है, तो आप इस C2H5 को भी कैसे ओपन करके लिखेंगे, देखें ये C2H5 है, मैं इसे मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे आपके लिए। आ, ये C2H5 है। ठीक है। अब आप इसे ओपन करके कैसे लिखेंगे, आप सिंपल, जब भी C2H5 आप देखेंगे तो आप इसे CH2CH3 के अंदर ब्रेक कर देंगे। तो इसे भी देख लीजिए, ये किस तरह से ब्रेक होगा। तो देखें, C2H5 था, C2H5 की जगह आपने क्या लिखना है, CH3CH2, बाकी पूरी चेन बिल्कुल वैसी रहेगी। ठीक है। तो CH3 देखें बिल्कुल सेम है, CH अपनी जगह पे ही है, बस सिर्फ जहाँ कहीं भी आप C2H5 देखेंगे तो आप उसे CH3CH2 के अंदर अंदर कन्वर्ट करके लिखेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास देखें CH2 था, वो हमने एज इट इज लिख दिया, फिर दोबारा CH2 है, वो भी हमने एज इट इज लिख दिया, फिर उसके बाद CH3 है, वो भी हमने एज इट इज लिख दिया। अच्छा, उसके बाद अगर आपने कोई क्वेश्चन करना है तो आप मुझसे कमेंट में कर सकते हैं, आप कमेंट कर दीजिए, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर कर दूंगा। ठीक है। तो फिलहाल इस लेक्चर को आज हम यहीं तक रख रहे हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बता दूंगा कि हम नॉर्मल क्लेचर को स्टार्ट कैसे करेंगे एल्कीन के, सिंपल। ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।